नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। चूँकि मैंने इससे पहले मैंने एशिया का वीडियो बनाया था जिसके अंतर्गत मैंने एशिया के मानचित्र में आपको क्या क्या चीज़ें बताऊंगा उसके बारे में मैंने बताया था। एक वो बेसिक इंट्रोडक्शन था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेस्ट एशिया की। वेस्ट एशिया में भी हम देखेंगे 3 देशों को कवर करेंगे। एक बात करेंगे टर्की की, दूसरी बात करेंगे सीरिया और लेबनान की। इन 3 देशों की बात करने वाले हैं, टर्की, सीरिया और लेबनान की। इन 3 देशों में जो भी चीज़ें खास हैं उनका जिक्र करेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें हम देखेंगे इजराइल और जॉर्डन के बारे में। तो मैं एक बेसिक चीज़ें बता दूं कि आखिर कौन कौन चीज़ें मैं आगे देखने वाला हूँ, तो आइए उसमें बता दूँ। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा इजराइल और जॉर्डन पे, इजराइल जॉर्डन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो ईरान इराक। उसके बाद सऊदी अरब के बारे में, मतलब अरब प्रायद्वीप ही पूरी तरीके से हो जाएगा, अरब प्रायद्वीप के बारे में। उसकी हम बात करेंगे तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, मतलब कि हम बात करेंगे कैस्पियन सागर के आसपास के देशों के बारे में बात करेंगे, वहाँ की स्थिति को समझेंगे, मध्य एशिया की बात करेंगे। और उसके बाद जो भी पूर्वी एशिया के देश होंगे उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो है इजराइल जॉर्डन का। ये जल्द से जल्द वीडियो आ जाएगा, तो आप लोग इसको देखेगा। आइए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आइए समझते हैं। बात हम कर रहे हैं टर्की की, और सबसे बड़ा देश है। अगर जो देखेंगे जिन देशों की हम बात करें उनमें सबसे बड़े देशों में से एक टर्की। तो आइए देखते हैं टर्की की। टर्की की बात करेंगे। टर्की जो है वो 2 महाद्वीपों में पड़ता है, यूरोप में और एशिया में। यूरोप का जो इसका हिस्सा है उसमें इसका प्रमुख शहर इस्तांबुल स्थित है। यहीं पर ये इस्तांबुल, इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा है यूरोप, ये हिस्सा है एशिया। और उसके ऊपर जब हम देखेंगे तो ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये काला सागर अर्थात ब्लैक सी, और नीचे की तरफ जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य सागर। भूमध्य सागर यह है ब्लैक सी, ये ब्लैक सी, काला सागर, और ये क्या भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी है, और इन दोनों के बीच में 2 जलसंधियां स्थित हैं। एक है डार्डेनल्स जलसंधि, एक है बास्पोरस जलसंधि। बास्पोरस और डार्डेनल्स जलसंधियां, 2 जलसंधियां स्थित हैं। जब हम देखेंगे तो हमें देखेंगे बास्पोरस जलसंधि, और नीचे की तरफ इधर देखेंगे तो डार्डेनल्स जलसंधि। तो इनमें जब हम देखेंगे तो नीचे की तरफ एक और सागर, इसको बोलते हैं एजियन सागर। ये एजियन सागर मेडिटेरेनियन सागर का ही पार्ट है, उसी में स्थित है, छोटा सागर है। और यहाँ के बीच में जो आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये वाला, जब आप देखेंगे एटलस, अपने में आप एटलस खोल के देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको बीच में यूरोप और एशिया के बीच में जब टर्की को देखेंगे तो टर्की में यहाँ पे आपको दिखेगा मरमरा सागर। कौन सागर है? मरमरा। देखिए लिखा होगा मरमरा सी, तो मरमरा सागर है, मरमरा सागर है। और अर्थात जो जलसंधियां किसको किसको जोड़ रही हैं, किसको किसको अलग कर रहे हैं, ये आप जरूर देख लीजिए। तो जब बात करेंगे बास्पोरस जलसंधि की, तो बास्पोरस जलसंधि ब्लैक सी और मरमरा सी को जोड़ रही है, और किसको किसको अलग कर रही है? यूरोप और एशिया को अलग कर रही है। डार्डेनल जलसंधि किसको किसको जोड़ रही है? तो वो एजियन सागर और मरमरा सागर को जोड़ रही है, या दूसरी तरीके से मेडिटेरेनियन सागर और मरमरा सागर को जोड़ रही है और अलग कर रही है यूरोप और एशिया को। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन यही आता है कि यूरोप और एशिया के बीच में कौन सी जलसंधि स्थित है? तो उसके बीच में जलसंधि स्थित है जिसको हम बोलते हैं डार्डेनल्स और बास्पोरस जलसंधि। और हम बात करेंगे इनमें कौन कौन सी और भी कौन कौन से देशों से सीमा बनाता है, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो जो और कौन कौन से देशों से सीमा बनाता है उनमें जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि सबसे पहले आप ये याद रखिए कि वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी हैं और किससे सीमा बनाता है। तो वाटर बॉडीज़ की बात मैंने की है, तो ब्लैक सी और भूमध्य सागर ये आपको पता चल जाएगा, मरमरा सागर पता चल गया, और 2 जलसंधियां पता चल गई। दूसरा क्वेश्चन जब उठना चाहिए तो ये उठना चाहिए कि आखिर टर्की की किस किस देश से सीमा लगती है। दूसरा क्वेश्चन, तो किससे किससे सीमा लगती है उसमें हम बात करेंगे किस किस देश से। तो देखिए यूरोप की तरफ से शुरू करते हैं। ये आप जान रहे हैं कि ये यूरोपियन टर्की है। यूरोपियन टर्की की सीमा ग्रीस और बुल्गारिया से लगती है, ग्रीस से और बुल्गारिया से। ग्रीस की राजधानी एथेंस, बुल्गारिया की सोफिया, इन सब राजधानियों को भी याद रखें। और जब बात करेंगे किससे लगती है तो जॉर्जिया से लगती है। आर्मेनिया, ईरान, इराक और सीरिया, इतने देशों से टर्की की सीमा लगती है, याद रखिएगा। और एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो दिखेगा आपको जो इस्तांबुल का पुराना नाम है कस्तुनतुनिया, या दूसरा नाम कैस्टेंटिनो बोलते हैं, तो याद रखिएगा।
बाकी और बात करेंगे तो बाउंड्री लाइन की मैंने बात कर ली, अब थोड़ा सा अंदर की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि आखिर यहाँ की स्थितियाँ कैसी हैं। बात करेंगे कि यहाँ पर क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट की बात करेंगे तो ये चूंकि भूमध्य रेखा से सीमा ऊपर स्थित है, तो इस एरिया में देखेंगे तो जो आप देखेंगे तो यहाँ पर मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। तो जब जहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी तो उसकी विशेषता यही होती है कि वहाँ पर ठंड के मौसम में बारिश नहीं होती, गर्मी में बारिश नहीं होती, शीत ऋतु में बारिश होती है, उसे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहते हैं। और ये रसदार फलों के लिए जाना जाता है। और इसमें देखेंगे जैतून की खेती, नींबू की खेती और संतरे की खेती, और भी इसमें देखेंगे तो अंगूर खेती, इन सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और इन सब की जब खेती होती है तो बनती है शराब, विटीकल्चर, जानी रहे शराब उद्योग के लिए ये वाला एरिया फेमस भी है। मतलब कि जहाँ पर देखेंगे क्लाइमेट ऐसा पाया जाएगा वहाँ पर शराब का उत्पादन होगा ही होगा। बाकी और जब हम बात करेंगे तो इसमें और कौन कौन सी चीज़ फेमस है, जब हम बात करेंगे अगर जो टर्की की, तो टर्की को अगर जो मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, फिजिकल डिवीजन करूँ, तो इसका जो ये वाला हिस्सा है पश्चिमी हिस्सा, तो पश्चिमी हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से लगभग मरुस्थलीय है, पर्वत है, पठार है और लगभग मरुस्थल है। इनमें जब देखेंगे तो इस वाले हिस्से में आपको ये हिस्सा कहलाता है अनातोलिया प्रायद्वीप है। ये जो दिख रहा है ना प्रायद्वीप का मतलब ये होता है ऐसा भूखंड जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये है अनातोलिया प्रायद्वीप की बात करेंगे तो इसमें लगभग मरुस्थलीय एरिया भी है और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं इस एरिया में आपको बहुत ज़्यादा लगभग चीज़ें मरुस्थल वाली दिखेंगी। लेकिन जो इसका पश्चिमी टर्की है, पूर्वी टर्की जो है पूरी तरीके से हरा भरा है, नदियां वगैरह भी, हालांकि नदियां इसमें भी बहुत छोटे छोटे स्तर पर नदियां इसमें बहुत सारी, लेकिन वो आपके पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें और भी बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा तारूस पर्वत, ये देखिए तारूस पर्वत है। बीच में आप देखेंगे तो अनातोलिया पठार भी है, अनातोलिया प्रायद्वीप मैंने बताया था, अनातोलिया पठार भी है और इसकी राजधानी अंकारा है। यहाँ पर एक झील स्थित है जिसको बोलते हैं तुज झील यहाँ पर बीचों बीच है, खारे पानी की झील है। और जब हम पूर्वी की बात करेंगे, जब हम बात आएंगे पूर्वी की तरफ, तो पूर्वी टर्की में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर नदियाँ हैं, फेमस नदियाँ हैं जिनको हम बोलते हैं यूफ्रेटिस, टिग्रिस या दजला, फरात नदियाँ, दजला और फरात नदियाँ हैं। और ये एक बार बता दें कि यहीं से निकलती हैं। यहीं पर एक पर्वत है माउंट अरारत पर्वत है जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है। अभी हम चर्चा करेंगे आपसे कि यहाँ पर एक ज्वालामुखी कैसे आ गए। तो माउंट अरारत पर्वत के गिरिपाद पर, मतलब उस गिरी है उसके नीचे झील स्थित है जिसको बोलते हैं वान झील जो है वो विश्व की सबसे खारी झील है। तो इसकी लवणता कहते हैं 330 है, 330 पार्टिकल्स परसेंट हम लोग लिखते हैं ना, तो इसको परसेंटेज के आगे एक और लगा दो, पर 1000 होता है। तो 1000 कणों में जब हम देखेंगे तो 330 जो है वो यहाँ पर नमक के इसमें कण पाए जाते हैं। और ये झील ऐसी है कि खारापन इतना ज़्यादा होने की वजह से ये शीत ऋतु में भी नहीं जमती है। शीत ऋतु कितनी भी ठंडी हो जाए ये झील जमती नहीं है और ये सबसे खारी झील है, याद रखिएगा। सलाइन वाटर लेक है, याद रखिएगा। बाकी माउंट अरारत की गिरिपाद पे है। यहाँ पर 2 मैंने नदियाँ बताई, यूफ्रेटिस टिग्रिस, इसमें से एक नदी आर्मेनिया के साइड से निकलती है, कई धाराएं मिल करके बनाती है, जिसको बोलते हैं एक है दजला, एक है फरात। ये नदी कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती है, जिसमें देखिए टर्की है, टर्की के बाद सीरिया है, सीरिया के बाद इराक है और इधर दूसरी जो नदी है इसको बोलते हैं टिग्रिस या फरात नदी। तो यूफ्रेटिस ये और टिग्रिस, इनको दजला और फरात नदियाँ कहते हैं। इनकी संयुक्त धारा सत अल अरब कहलाती है, जो आगे चल करके कहाँ पे गिरती है, आगे चल करके नदी गिर जाती है। इसको याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं गल्फ ऑफ पर्सिया या फारस की खाड़ी, फारस खाड़ी। लेकिन अभी हम इसमें ज़्यादा जिक्र हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी हम आगे चल करके जिक्र करेंगे किसमें, जब ईरान और इराक की चर्चा करेंगे तो इराक में हम इन नदियों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और इनके बीच में जो सभ्यता बनी उसको बोलते हैं मेसोपोटामिया का मतलब ही था 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, जिसको हम लोग दोआब भी बोलते हैं। तो मेसोपोटामिया सभ्यता इन्हीं 2 नदियों के बीच में थी। तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया, ईरान और इराक, जो इन 2 नदियों के बीच का एरिया, वैसे मुख्य रूप से इराक का एरिया। और इसी नदी पर देखेंगे तो असद बांध स्थित है। असद बांध जो है वो किस पर है, दजला पर है या कहीं यूफ्रेटिस पे है। तो इसी पे असद बांध सीरिया ने बनाया है, तो उसको याद रखिएगा। तो ये रही बात टर्की की राजधानी अंकारा। यहाँ पर जो फेमस शहर है उसको मैंने चर्चा किया है, जिसका नाम है हमने बताया वो है इस्तांबुल या कुस्तुनतुनिया। बाकी माउंट अरारत है, टर्की की वान झील है और किससे किससे सीमा बनाता है वो याद रखें। अब थोड़ा सा बता दें यहाँ पर ये ज्वालामुखी कैसे आया। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर प्लेटें कुछ इस तरह से हैं।
एक प्लेट है अफ्रीकन प्लेट कुछ इस तरीके से है, और साइड में है यूरेशियन। अफ्रीकन प्लेट हो गई, अफ्रीकन प्लेट, और ये इस तरफ है अरब प्लेट, ऊपर की तरफ है यूरेशियाई प्लेट। तो अब यहाँ से इसको डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ से तोड़िए इस जगह से, तो ये वाला हिस्सा जो है नीचे की तरफ है, ये वाला हिस्सा अफ्रीकन प्लेट। यहाँ पर आप देखेंगे इसी जगह पे, तो यहाँ पर दिखेगा आपको अरेबियन प्लेट, और ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा पूरा, ये जो हिस्सा है ये दिखेगा आपको यूरेशियाई प्लेट। यूरेशियाई प्लेट में भी देखेंगे तो उसका छोटा सा पार्ट जिसको हम बोलते हैं अनातोलिया, अनातोलियन प्लेट है ये जो है ये इस तरफ खिसक रही है, ये वाली इस पर प्रेशर डाल रही है, और ये वाली इस तरफ, मतलब कि जो अफ्रीकन प्लेट है उसकी दिशा उत्तर पूर्व की तरफ है, इसकी दिशा इस तरफ है, इसकी दिशा इस तरफ है। तो ये वाली प्रेशर प्रेशर जब इस पर पड़ रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ज्वालामुखी की क्रियाएं उत्पन्न हो रही हैं, और जो ये आप देखेंगे तो यहाँ पर माउंट अरारत एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। हालांकि जब हम बात करेंगे जगरोस पर्वत वगैरह की, और जो कई सारे पर्वतों का जिक्र हम ईरान और इराक के क्षेत्रों में भी करने वाले हैं, वो भी आगे हम देखेंगे, इन्हीं के ही उदाहरण रहेंगे। बाकी आप देखेंगे तो ये प्लेट इस तरफ खिसक रही है, तो याद रखिएगा। बाकी और आइए देखें तो यहाँ पर एक देश है साइप्रस की राजधानी निकोसिया, याद रखिएगा। बाकी जब हम बात करेंगे सीरिया की, तो सीरिया की राजधानी कौन सी, दमिश्क है, और यहाँ का फेमस शहर अलेप्पी है, अलेप्पी नहीं, अलेप्पी तो हम लोग केरल चले जाएंगे, अलेप्पो है यहाँ का फेमस शहर का, अलेप्पो है। और बाकी बात करेंगे तो यहाँ पर दो पर्वत हैं, एक पर्वत की बात करेंगे तो जिसका नाम है लेबनान पर्वत, और दूसरा है एंटी लेबनान पर्वत। लेबनान और सीरिया दोनों में दोनों पर्वत पड़ते हैं, एक है लेबनान पर्वत, लेबनान के दूसरी साइड जब देखेंगे तो पड़ेगा एंटी लेबनान। लेबनान और एंटी लेबनान के बीच में एक खाड़ी स्थित है या कहीं घाटी स्थित है, जिसको हम बोलते हैं बक्का वैली या बक्का घाटी, और लेबनान की राजधानी बेरूत है, याद रखिएगा। तो बक्का वैली है, उसके बीच में एक नदी बहती, कोई मतलब नहीं है, इतना आपको याद रखना है कि बक्का वैली किस देश में स्थित है, तो बक्का वैली लेबनान में स्थित है। और लेबनान के और दो पर्वत हैं, लेबनान और एंटी लेबनान, तो और ये पर्वत जो है वो दोनों में पड़ता है। एंटी लेबनान पर्वत जो की बात करेंगे तो सीरिया और इसमें दोनों में पड़ता है, और इसमें बांध भी बनाया गया है, असद झील पे एक बांध भी बनाया गया है। तो उसको अब ये सब चीज़ों को आप याद रखिएगा। आगे जब हम इराक की चर्चा करेंगे तो ये जो नदियाँ बह रही हैं इनकी हम चर्चा करेंगे। अब आइए थोड़ा सा इसकी सीमा की बात करते हैं, किससे किससे सीमा लगाता है। तो ऊपर की तरफ टर्की से, यहाँ पर इराक से, नीचे की तरफ जॉर्डन है, और ये इजराइल है, इतने देशों से सीमा लगाता है। और लेबनान की तो सिर्फ दो देशों से लगती है, एक है इजराइल, दूसरा है इजराइल से, और दूसरा जो देश पड़ता है यहाँ पे ये है सीरिया। तो इजराइल और सीरिया से सीमा बनाता है लेबनान देश। और जब ये वाला देश सीरिया की बात की जाएगी तो सीरिया की आप लोग देख लीजिए। अब इनमें से ये भी पूछा जा सकता है किस देश की सीमा भूमध्य सागर से लगती है, किस देश की नहीं लगती है। तो फिलहाल जितने मैंने अभी तो बताया इनकी सबकी लगती है, इनको आप याद रखिएगा किससे किससे लगती है, किसकी नहीं लगती है। तो बाकी बात करेंगे तो एक टाइम पे ऑटोमन एम्पायर वगैरह ये सब यहाँ हुआ करते थे। समय के साथ आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो यहाँ पर सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक ज़माने में काफ़ी कह सकते हैं यहाँ पर इतिहास में देखेंगे तो सत्ता का केंद्र हुआ करता था तुर्की। यहाँ से लेकर के पूरे आसपास के एरिया में तुर्की का खौफ रहता था, अफ्रीका तक तुर्की लोग डरते थे। बाकी तुर्की, यहाँ पे टर्की हम लोग जो पढ़ते हैं, तुर्की शब्द जो आया है वो तुर्क, जहाँ पर तुर्क लोग रहते हैं वहाँ उसे तुर्की बोलते हैं। इसी तरीके से तुर्कमेनिस्तान भी शब्द आया है, तुर्क। तो तुर्क और तुर्की याद रखिएगा। तुर्कमेनिस्तान अभी बात करेंगे तो वो मध्य एशिया के देशों में उसकी चर्चा होगी। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें अच्छी लगी होंगी। बाकी मैं और भी इसमें डीप में जा सकता था, अभी झीलें और नदियाँ इसमें और बता दें तो वो ज़्यादा हो जाएगा और एग्जाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट रहेगा ही नहीं। आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको पढ़िए, बाकी सब छोड़ते जाइए। क्योंकि अगर जो आप सब कुछ कवर करने के चक्कर में पड़ेंगे कि आप देखें तो इसमें टर्की के अभी हम इसमें डिवीज़न नहीं करें, डिवीज़न कर दें तो अभी इसमें और डिवीज़न होगा यहाँ के प्रांतों का। तो प्रांत वगैरह आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, उतना फोकस आप इंडियन ज्योग्राफी में करिए, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए एक बार आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।